हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुराग मिश्रा यूपीएसआई 2016 सेलेक्टेड आप लोगों के समक्ष फिर से यहाँ पर अपना दूसरा सेट जो है जीएस का, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उनको लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला वीडियो आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद अब हम लोग आज अपना 20 क्वेश्चन का फिर से एक अच्छा सा सेट देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इनमें आते हैं। तो बढ़ते हैं आज के हम लोग अपने अगले सेट में। देख सकते हैं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर है जीएस पॉलिटी और मूल विधि, जिसमें कंप्राइज करता है ये है सेट 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कौन कौन लोग थे वो? सीआर दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, या फिर महात्मा गांधी। तो बिल्कुल बच्चों, क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को? बच्चों 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? सभी को पता है यहाँ पर इसके बारे में। जलियांवाला बाग पंजाब के जो है एक अमृतसर जिले में स्थित है बच्चों। यह स्थान चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, जिसमें आने जाने का सिर्फ एक रास्ता था। ठीक है, यहाँ पर दो स्थानीय लोकप्रिय नेता जो थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल बच्चों, किस दिन? 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि सैन्य अधिकारी जो थे जनरल डायर, नाम याद रखिएगा, कौन, किसने गोली चलवाई थी बच्चों? जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर ने इस सभा में क्या किया था? डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के गोलियां चलवाई और सरकारी रिपोर्ट जो आई उसमें ये पता चला कि 379 बच्चों, कितने? 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। ठीक है, तो कौन कौन जो नेता थे? वो थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ठीक है, तो पहला यहाँ पर कथन कह रहा है कि 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्म देखी है। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ जो एक कथन दिया रखा है, ठीक है, तो ये एक अंत में ये जो निष्कर्ष दे रहा है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया, तो क्या वाकई किया है कि नहीं किया है? तो 6 वर्ष का एक बच्चा, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आईपीसी की धारा 82 है, आईपीसी की धारा 82 बच्चों ये कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अगर कोई अपराध, ठीक है, कोई अपराध अगर 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया जाता है तो वो जो है अपराध में नहीं आता है। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है कि क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि आईपीसी की धारा 85, ठीक है, 85 ये कहती है बच्चों कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता माने नशे में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वो अपराध नहीं होगा। तो बिल्कुल ना ए ने अपराध किया ना बी ने अपराध किया, मतलब क्या हो जाएगा? निष्कर्ष यहाँ पर दोनों ही सही है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? बी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी बच्चों दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, ठीक है, 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो उत्तर सही है वो केवल बी है। ठीक है, बी सही है कि अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। बिल्कुल आपको पता है, रिहैबिलिटेशन मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा कैसा प्रदेश था? सभी बच्चों बताइए, ये बहुत आसान सा प्रश्न है कि गोवा कैसा प्रदेश था। चलिए, आप लोगों को तो ये भी पता होना चाहिए गोवा कैसा प्रदेश था, पुडुचेरी कैसा प्रदेश था। ठीक है, तो गोवा बच्चों कैसा प्रदेश था? गोवा जो है पुर्तगाली प्रदेश था। ठीक है, 1961 ईस्वी में गोवा एवं दमन दीव को पुलिस कार्यवाही से और दादर और नगर हवेली को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा पुर्तगालियों से
प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। इस यातायात संकेत का अर्थ बताइए। आगे खतरा है, वन्य क्षेत्र, रास्ता दें या धीरे चलाएं, आगे खतरा है। तो देखिए बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है रास्ता दें। ठीक है, रास्ता दें। आप लोग प्रतीक जरूर पढ़ लीजिएगा। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक, ठीक है, किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर, एंड्रीन, लवण जल या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जो यहाँ पर सही उत्तर है वो होगा कपूर। ठीक है, कपूर सही उत्तर होगा। और देखिए क्या होता है कि कपूर की गंध जो होती है वो चींटियों को फसलों से दूर रखती हैं। ठीक है, चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले जो अन्य पदार्थ हैं उनमें कौन कौन सा है? देखिए, केरोसिन का तेल है। ठीक है बच्चों, केरोसिन का तेल है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, और गर्म पानी है, और लाल मिर्च पाउडर है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर में फाइल जो होता है, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये तो आइकन कहेंगे बच्चों, आइकन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? ठीक है, तो बच्चों जो इसका सही उत्तर होगा वो है तकला मकान रेगिस्तान। ठीक है, तकला मकान रेगिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया में है। ठीक है, मध्य एशिया में स्थित है। इसका अधिकांश भाग जो है बच्चों कहाँ पे है? चीन में। ठीक है, चीन में है। ठीक है, चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रांत में पड़ता है। यह दक्षिण से कुर्नूल पर्वत श्रृंखला, पश्चिम से हिमालय में। ठीक है, और कैसा डेजर्ट है? सबसे पहली चीज, डेजर्ट के टाइप्स भी होते हैं, तो ये बच्चों है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि ये पड़ता कहाँ पे है? बेसिकली आपका टेम्परेट जोन में पड़ता है, तो इस वजह से कैसा डेजर्ट होगा? कोल्ड डेजर्ट होगा। ठीक है, गोबी, गोबी जो है बच्चों आपका, गोबी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, गोबी जो है मंगोलिया में है बच्चों। कहाँ है? मंगोलिया में है। ठीक है, मंगोलिया में है, और हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है। इसी प्रकार जो कराकुम है, ये बच्चों कराकुम जो आपको नीचे दिख रहा है, कराकुम जो है मध्य एशिया का भाग है, और तुर्कमेनिस्तान में बच्चों। कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? अशगाबाद। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न आ गया है। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? किसी बांध, दरुंता बांध, सलमा बांध या फिर पंदोह बांध? ठीक है बच्चों, तो जो इसका सही उत्तर है वो है सलमा बांध बच्चों। क्या क्या है? सलमा बांध। सलमा बांध को अफगान भारत मैत्री बांध भी कहा जाता है। इस बांध का निर्माण भारत के सहयोग से चिश्ते शरीफ जिले के हारी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, जिसकी लागत आई थी लगभग 1700 करोड़ रुपए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयकर अधिनियम में डैश एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। तो ये कौन सा होगा? ये होगा फॉर्म 16 बच्चों, फॉर्म 16। ठीक है, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनात्मक, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की। तो किसने लागू की थी बच्चों? भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या फिर संविधान सभा? ठीक है, तो सबसे पहले जो लागू की है वो की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भारत में शुरू हुई है वो हुई है 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेग, ठीक है, चेम्सफोर्ड। ठीक है बच्चों, रुकिए मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं मॉन्टेग, ठीक है बच्चों, चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, 1919 में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1952, 1950, 1947, 1949। तो देखिए बच्चों, प्रथम जो राज्यसभा का गठन किया गया है वो हुआ है 1952 में। 1952 में किया गया। ठीक है, और उसके बाद बच्चों क्या हुआ है, आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 23, ठीक है, याद रखिएगा, डेट भले ना याद रखिए, 23 अगस्त, लेकिन ईयर जरूर याद रखिएगा, 23 अगस्त 1954 को, ठीक है, सभापति ने क्या किया था? सदन में घोषणा की कि अब काउंसिल ऑफ स्टेट, पहले इसको कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट को अब हम किस नाम से जानेंगे बच्चों? किस नाम से जानेंगे? किस नाम से जानेंगे बच्चों बताइए? इसको जानेंगे राज्यसभा के नाम से। ठीक है, राज्यसभा। तो अगर आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि
कि ये बताइए कि राज्यसभा का जो है जो नाम पड़ा वो किस वर्ष पड़ा, तो आप बताएंगे 1954 में, और राज्यसभा का गठन जो हुआ वो 1952 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? ठीक बच्चों, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोग समझ लीजिए, उसका इकोनॉमिक्स का बहुत प्यारा प्रश्न है कि कौन सा यहाँ पर माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बताना है। देखिए, आबादी है, प्रौद्योगिकी है, देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो सबसे कम कारण माना जाता है वो होगा आबादी। ठीक है बच्चों, आबादी यहाँ सबसे कम कारण होता है बेरोजगारी के लिए। सबसे ज्यादा जो कारण होता है वो होता है संसाधन, कहीं लिख देता हूं आपके लिए, संसाधन की उपयुक्तता। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स नहीं होगा मैन पावर का क्या मतलब, आबादी कहाँ से कह दोगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब पॉपुलेशन होती है तो वो रिसोर्स को बनाती भी तो है। रिसोर्स भी आपके दो तरीके होते हैं, नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, अब जहाँ मान लीजिए जो चीज़ें खेतों में बन रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो आर्टिफिशियल जैसे ब्रेड आपका बनाया जा रहा है, तो आबादी को आप नहीं कह सकते, संसाधन की उपयुक्तता आप कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आपके सामने 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता, जिसको कहते हैं हम लोग राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं। आर्टिकल 15 में कह रहा सामाजिक एकता, आर्टिकल 18 कह रहा उपाधियों का अंत, और आर्टिकल 16 कह रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे बच्चों हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि अनुच्छेद 14 में उल्लिखित जो मूल अधिकार है सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इसमें प्रयुक्त शब्द जो विधियों के समान संरक्षण है। ठीक है बच्चों, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि नागरिक व गैर नागरिक दोनों को यह संरक्षण प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसमें अपवाद शामिल है, परंतु वे विशेष पदों हेतु हैं, ना कि सामान्य लोगों हेतु। ठीक है, जबकि बच्चों, जबकि क्या है कि जो आर्टिकल 18 है उसमें जो क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन विश्वास या लाभ के पद पर रहते हुए विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, वहीं भारतीय नागरिक किसी भी स्थिति में विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 18 जो है वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव कर रहा है। बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आदेशों के संदर्भ में, ठीक है, अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन बच्चों सही है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर होती है। जैसे क्या होता है कि जब बिल पास कराया जाता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो स्टेट लेजिस्लेचर का कंसर्न हो जाता है कि वह राज्यपाल देखते हैं, लेकिन जब सेंटर में भेजते हैं तो जो पार्लियामेंट के पार्ट्स हैं, जब वहां पर बिल पास किया जाता है तो वो एक्ट बनता है विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति की परमिशन के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो अध्यादेश होता है बच्चों, अध्यादेश जो है, ये ऑर्डिनेंस की जो पावर है ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेकिन इसका जो है बिल्कुल इस्तेमाल ये जो है कानून की तरह ही होता है, ये कानून ही होता है एक हिसाब से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के अंदर अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। नहीं बच्चों, ये गलत बात है यहाँ पर। ठीक है, ये गलत यहाँ पर कहा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, कितने दिनों बाद ये बच्चों होता है? ये होता है आपका 6 हफ्ते जो होते हैं, अगर ये कंसर्न अपना नहीं देती है, और नहीं तो मैक्सिमम जो ऑर्डिनेंस चल सकता है वो 6 महीने तक चल सकता है। तो ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है लगभग 6 महीना 6 हफ्ता तक। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, केवल ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे बच्चों कहेंगे मानित अस्वीकृति। मानित अस्वीकृति कहते हैं। और इसके बाद जो हो सूचना प्रार्थी है वो कहाँ जाता है? प्रथम अपीलीय, ठीक है बच्चों, कहाँ जाता है? प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाता है, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास जाता है। ठीक है, डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समिति और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। ठीक है, तो किसके? देखिए, अध्यक्ष बच्चों क्या होगा? अध्यक्ष जो है सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समिति और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। ठीक है, और पीठासीन अधिकारी जो होता है बच्चों वो कैसा होता है? एक्टिंग होता है, कार्यवाहक होता है। ठीक है, कार्यवाहक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ
जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। आपके सामने देख लीजिए यहाँ बच्चों, ऑप्शन कौन कौन से हैं। भूमि राजस्व है, सीमा शुल्क है, आयकर पर अधिभार है और व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर है। तो बच्चों जो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, जो सही उत्तर होगा वो होगा भूमि राजस्व। आपको एक चीज़ और पढ़ लेनी है कि जो कर होते हैं बेसिकली कर दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, ठीक है, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो आप इस बेसिकली ये पढ़ लीजिएगा कि जो अब देखिए ये दोनों ही तरीके के कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, तो बेसिकली क्या होता है कि सेंटर भी कलेक्ट करता है, स्टेट भी कलेक्ट करता है, तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा और थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। जैसे आप लोगों से मैं हमेशा गुजारिश करता रहता हूँ कि जो 7th शेड्यूल में लिस्ट्स हैं, ठीक है, जो यूनियन की लिस्ट है, जो स्टेट की लिस्ट है, जो कॉन्करेंट की लिस्ट है, उनके आप सब्जेक्ट्स को थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स में बहुत फोकस करता है। बेसिकली पॉलिटी का पेपर है तो डीपली आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी संविधान के अध्याय 4 के किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपको पता है कि जब आपका पार्ट 4 कहाँ से कहाँ तक जाता है, 36 से लेकर के 51 तक। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी असमंजस नहीं होना चाहिए, 36 से लेकर के 51 तक आपका क्या है, डीपीएसपी, जिसको कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा ये बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इनके बारे में बताइए कितने तरीके के इसमें जो है प्रिंसिपल्स हैं, आप हमको बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका जरूर उत्तर दीजिएगा कि कितने तरीके के इसमें जो है सिद्धांत के बारे में कहा गया है। जैसे गांधीयन के प्रिंसिपल हैं और सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, और बच्चों कौन से हैं, और इसमें जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसको बिल्कुल पूरा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आखिरी प्रश्न है आज का, हम जो देखेंगे कि विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में जो अंतर होता है, उस अंतर जो है वो लाभ लेने को क्या कहा जाता है। दो तरफा विक्रय कहते हैं, परिस्थिति का फायदा उठाना कहते हैं, वित्तीय हानि से बचाव हेतु वायदा कहते हैं, ठीक है, और या फिर अंतर पड़न कहते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है कि विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में, ठीक है, में अंतर लाभ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों जो कहते हैं क्या होता है, किसी प्रतिभूति, जैसे ठीक है, किसी प्रतिभूति, किसी सिक्योरिटी जो वस्तु होते हैं या विदेशी विनिमय को, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को जब हम सस्ते बाजार में खरीदना और साथ ही तेज बाजार में बेचना, इसको जो है कहते हैं बच्चों अंतरपणन कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों, विभिन्न व्यापारिक केंद्रों में प्रचलित मूल्यों के अंतर से लाभ उठाना होता है, ठीक है। एक ही समय में विभिन्न बाजारों में उसी प्रतिभूति वस्तु या विदेशी चलन के विभिन्न मूल्य होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप समस्त बाजार मूल्यों में समानता स्थापित होती है, ठीक है बच्चों। तो आज के ये प्रश्न थे हमारे 20, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को डेली एक एक सेट मिलता रहेगा 20 से 25 प्रश्नों का। आप लोग केवल लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, और जिससे आपको ये आइडिया मिलता जाए कि किन किन सेक्शंस पे ज़्यादा हमें कवर और करना है। और साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस में से भी कुछ फंस जाता है तो ये आप लोगों के लिए और भी बेनिफिशियल है। हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें और सभी लोग सेलेक्ट हों, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों।